अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बायोलॉजी जो है वो 10 क्लास फेडरल बोर्ड और उसका चैप्टर नंबर 10 टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग ओरल एंड नेज़ल कैविटी क्लीन। अगर हम नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है वो क्लीन रखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। देखें, नेज़ल कैविटी से जो है वो एयर इंटर होती है और लंग्स में उसने जाना होता है, और जो ओरल कैविटी है इससे खुराक ने जाना होता है स्टमक के अंदर। अगर हम नेज़ल कैविटी को क्लीन रखेंगे तो इससे हमारे जो लंग्स हैं वो इन्फेक्शन से और डिजीज़ से जो है वो पाक रहेंगे, और अगर हम ओरल कैविटी को जो है वो क्लीन रखेंगे तो इससे जो हमारा स्टमक है वो डिज़ीज़ से, इन्फेक्शन से जो है वो पाक रहेगा। इसलिए हमें इन दोनों को क्लीन रखने की अशद ज़रूरत है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, के ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म जो है वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि ब्रीथिंग है क्या, आप बताएं। चलें मैं बता देता हूँ। बेटा जी, ब्रीथिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हवा को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, इसलिए कि ऑक्सीजन हासिल हो सके, और बॉडी से एयर इसलिए एक्सपेल की जाती है या बाहर निकाली जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। ये तो था ब्रीथिंग, लेकिन हमने अभी ब्रीथिंग को नहीं पढ़ना, हमने उसका मैकेनिज़्म पढ़ना है कि उसका तरीक़ाकार क्या है। जी बेटा, जब भी आप सांस लेते होंगे तो आपकी चेस्ट जो है वो रेज होती होगी ऊपर की तरफ। क्या ऐसे होता है? अगर ऐसा आपको शक है कि नहीं होता तो चेक कर लें। जी बेटा, ऐसे ही कि आपने चेक कर लिया होगा कि जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी चेस्ट जो है वो रेज होती है ऊपर की तरफ, और जैसे ही आप सांस जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपकी चेस्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये ऐसा क्यों होता है, अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये आज जो है वो हम पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। वन इज़ कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। बेटा जी बेटा, आप बोलेंगे बेटा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो कितने स्टेप पर मुश्तमिल है? बेटा 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। वन इज़ कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड अदर इज़ कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन। जी बेटा, इंस्पायरेशन का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं बेटा? इंस्पायरेशन को दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? एक्सहेलेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टर्म बेटा जो है वो सेम प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए बेटा इंस्पायरेशन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है टेकिंग एयर इन टू द बॉडी। इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड, लंग्स के इनसाइड में मूव करना एयर का, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। यहां पे मैं लिख लेता हूं बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। अब जैसे ही हवा अंदर दाखिल होती है, कैसे होती है? क्या हमारे फेफड़े बाहर से हवा को खींच कर लाते हैं? तो क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है? तो आइए बेटा हम इसमें मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। फेफड़े बजाते खुद बाहर से हवा को नहीं खींच लाते, तो हवा कैसे अंदर दाखिल होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले है बेटा प्रेशर डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, और फिर दूसरा जो है वो है रोल प्ले कर रहे हैं हवा को अंदर लाने में फेफड़ों में, दैट इज रिब्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो हवा बाहर से दाखिल होती है। तो अब आइए हम पढ़ते हैं कि जब इंस्पायरेशन होती है
तो उस वक्त रिब्स के साथ क्या चेंजेस आती हैं और फिर इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या चेंजेस आती हैं, रिब्स में के अंदर जो वॉल्यूम है हमारी चेस्ट कैविटी में उसमें क्या चेंजेस आती हैं, प्रेशर में क्या चेंजेस आती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं बेटा। जैसे ही बॉडी के अंदर हम एयर लेते हैं इनसाइड, तो होता क्या है, आउटसाइड द बॉडी जो एयर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो मैं लिख देता हूं बेटा, एयर प्रेशर जो है क्या होता है बेटा, बाहर ज्यादा होता है। तो बाहर ज्यादा होता है, लेकिन थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, वहां पे जो प्रेशर होता है पहले जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन बाद में कम हो जाता है। बाद में कम क्यों होता है, वो कुछ चेंजेस आती हैं थोरैसिक कैविटी के अंदर जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से बाहर जो है हवा अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है। तो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो एयर प्रेशर को थोरैसिक कैविटी में लो करती हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर लो प्रेशर ऑफ एयर डिवेल्प करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। वो कौन सी स्ट्रक्चर रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज रिब्स, सॉरी हम लिखेंगे डायफ्राम, एंड अदर इज इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करती हैं, एयर के प्रेशर को थोरैसिक कैविटी में कम करती हैं। तो डायफ्राम क्या होता है बेटा, डायफ्राम जो है दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये एमसीक्यू आता है, जो क्या करती है हमारी थोरैसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है, बीच में ये प्रेजेंट होती है। तो डायफ्राम का रोल होता है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अब आइए, जब जो है वो प्रेशर को लो करना हो तो डायफ्राम क्या चेंजेस लाता है। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके कंट्रैक्ट होने की वजह से जो थोरैसिक कैविटी है इसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे ही एयर प्रेशर कम होगा तो बाहर से हवा जो है वो थोरैसिक कैविटी के अंदर दाखिल होगी। तो बेटा देखें, अब इसको हम डायग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई हैं, और फिर उसके बाद ये लंग्स हैं। ठीक है बेटा, इन लंग्स के नीचे यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। ये डोम शेप होता है बेटा। ठीक है, जब हम एयर बॉडी के अंदर नहीं लेकर जा रहे एट दैट टाइम ये डोम शेप है। और फिर उसके बाद ये जो है साइडों पे ये मैं बना रहा हूँ इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये डायफ्राम है, ये लंग्स हैं। अब एयर बॉडी के अंदर आना चाहती है तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डायफ्राम होगा ये कंट्रैक्ट होगा या लोअर होगा। इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये वाली शेप इसने बना ली है। तो यहाँ पे जो देखें बेटा ये स्पेस क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे एयर का प्रेशर था वो कम हो गया। ये जो मसल्स हैं देन दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनका साइज जो है वो ये मतलब एक्सपेंड हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो स्पेस अंदर क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से एयर का प्रेशर कम होएगा, और एयर के प्रेशर के कम होने की वजह से बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हवा अंदर दाखिल हो जाएगी। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द इंस्पायरेशन। तो इसमें डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और रिब्स जो है
उनके साथ क्या होता है, रिब्स जो है वो रेज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ रेज हो जाती हैं, आउटवर्ड। ठीक है बेटा, और फॉरवर्ड। फिर उसके बाद थोरैसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चेंजेस आती हैं कब, जब आप हवा को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा कि इंस्पायरेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर जो है हवा का बाहर से अंदर दाखिल होना, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन जो है वो कैसे होती है, हवा बाहर से अंदर की तरफ दाखिल क्यों होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट हैं, वो उनमें चेंजेस आती है, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और प्रेशर वहाँ पे कम होता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तो बाहर की हवा जिसका प्रेशर ज़्यादा है वो अंदर की तरफ रश करती है, और जिससे हम जो है वो हवा को अंदर ले आते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल हो सके। तो ये था बेटा, दैट इज़ अबाउट द इंस्पायरेशन। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा एक्सपायरेशन के। एक्सपायरेशन क्या होता है कि बॉडी को बॉडी से बाहर जो है एयर का मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन।